हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 12th साइंस बायो के हिंदी मीडियम में आज हम इसी चैप्टर का जो छठा पॉइंट है, जायांग के भाग, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें ये चित्र के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। सबसे पहले इसकी परिभाषा और फिर इसके विभिन्न भागों का अध्ययन करेंगे। देखिए, आवृतबीजी पौधों में या पुष्पीय पौधों में जायांग होता है, ये पुष्प का मादा जन्मांग कहलाता है तथा इसके प्रत्येक सदस्य को अंडक कहते हैं और पुष्प के केंद्र में उपस्थित भाग को जायांग कहते हैं, जिसके निम्न 3 भाग होते हैं। पहला भाग है अंडाशय, दूसरा भाग है वर्तिका और तीसरा भाग है वर्तिकाग्र। तो जायांग के निम्न 3 भाग, पहला भाग अंडाशय, दूसरा भाग वर्तिका और तीसरा भाग वर्तिकाग्र। पहले अंडाशय के बारे में, यह जायांग का सबसे नीचे वाला भाग होता है तथा यह भाग फूला हुआ होता है, जिसमें बीजांड पाए जाते हैं जो अपरा के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। दूसरा जो भाग होता है जायांग का वर्तिका, यह एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है, जिसमें निषेचन के समय परागनली इस संरचना के द्वारा अंडाशय में प्रवेश करती है। इसके ऊपर वर्तिकाग्र नामक संरचना पाई जाती है। तीसरा जो भाग होता है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, यह जायांग का सबसे ऊपरी भाग होता है, जिस पर परागकण पाए जाते हैं, एक बार पुनः हमारे छठे पॉइंट को, जो लेसन नंबर 2 है, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का प्रयोजन, इसका जो छठा पॉइंट जायांग के भाग, इसके बारे में एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। जायांग के भाग में सबसे पहले जायांग, यह पुष्प का ये पुष्प के केंद्र में उपस्थित जो भाग होता है उसे जायांग कहते हैं, जो पुष्प का मादा जन्मांग कहलाता है और इसके प्रत्येक सदस्य को अंडक कहते हैं। जायांग के निम्न 3 भाग होते हैं, अंडाशय, दूसरा भाग होता है वर्तिका और तीसरा भाग होता है वर्तिकाग्र। अंडाशय के बारे में, यह जायांग का सबसे निचला फूला हुआ भाग होता है, जिसमें बीजांड पाए जाते हैं जो अपरा के द्वारा जुड़े रहते हैं। दूसरा भाग होता है वर्तिका, यह एक लंबी पतली संरचना होती है। इस भाग से निषेचन के समय परागनली प्रवेश करती है। तीसरा जो भाग होता है वर्तिकाग्र, यह जायांग का सबसे ऊपरी भाग होता है, जिस पर परागकण पाए जाते हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम दूसरे चैप्टर का जो हमारा 7वां पॉइंट है, बीजांड की संरचना, इसी का दूसरा नाम है गुरु बीजाणुधनी, कि हम स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, चित्र के माध्यम से आवृतबीजी पौधे या पुष्पीय पौधों में बीजांड एक महत्वपूर्ण संरचना होती है। निषेचन के पश्चात
बीजांड से बीज का निर्माण होता है। पुष्पीय पौधों में बीजांड के निम्न 5 भाग पाए जाते हैं। नंबर 1, पहला भाग है बीजांड वृंत, दूसरा भाग है अध्यावरण, तीसरा भाग है बीजांड द्वार, चौथा भाग होता है इसका बीजांड काय और पांचवा भाग होता है भ्रूणकोश। तो पुष्पीय पौधों में या आवर्तबीजी जो पौधे होते हैं उनमें बीजांड के निम्न 5 भाग हैं। पहला भाग हमारा बीजांड वृंत। बीजांड जिस संरचना से जुड़ा हुआ होता है उसे बीजांड वृंत कहते हैं। दूसरा जो भाग हमारा होता है अध्यावरण। यह बीजांड के चारों ओर पाया जाता है, अर्थात बीजांड के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को अध्यावरण कहते हैं। यह 2 भागों में बटा हुआ होता है, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण। निषेचन के पश्चात अध्यावरण बीजचोल का निर्माण करता है, अर्थात बीजचोल का निर्माण अध्यावरण से ही होता है। तीसरा जो भाग होता है बीजांड द्वार। आवर्तबीजी पौधों में बीजांड के शीर्ष भाग पर एक महीन छिद्र पाया जाता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। इसी भाग से निषेचन के समय पराग नदी प्रवेश करती है। चौथा भाग है बीजांड काय। आवर्तबीजी पौधों में बीजांड काय है मृदुत्कीय कोशिकाओं का बना हुआ होता है और यह भाग अध्यावरण के द्वारा घिरा रहता है जो पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। लास्ट हमारा जो 5वां भाग है बीजांड का भ्रूणकोश। पुष्पीय पौधों में यह भाग मुख्य संरचना बीजांड की मुख्य संरचना होती है तथा इसी भाग में यह बहुकोशीय की संरचना है तथा गोलाकार संरचनाओं में यह पाया जाता है। एक बार पुनः दोबारा से बीजांड की संरचना अर्थात गुरु बीजांड धानी की संरचना के बारे में मैं दोबारा बताने जा रहा हूं। देखिए, आवर्तबीजी या पुष्पीय पौधों में बीजांड एक महत्वपूर्ण संरचना होती है जो निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण करती है तथा पुष्पीय पौधों में बीजांड के निम्न 5 भाग पाए जाते हैं। पहला भाग है बीजांड वृंत, दूसरा भाग अध्यावरण, तीसरा भाग बीजांड द्वार और चौथा भाग होता है बीजांड काय और लास्ट हमारा 5वां भाग जो होता है भ्रूणकोश। एक एक के बारे में बीजांड वृंत। बीजांड जिस संरचना से जुड़ा हुआ होता है उसे बीजांड वृंत कहते हैं। दूसरा भाग होता है अध्यावरण। बीजांड के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को अध्यावरण कहते हैं। यह 2 भागों में बटा हुआ होता है जिसे बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण कहा जाता है। यह निषेचन के पश्चात बीजचोल का निर्माण करता है। तीसरा जो भाग है बीजांड द्वार। बीजांड के शीर्ष भाग पर एक महीन छिद्र पाया जाता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। इसी भाग से निषेचन के समय पराग नली प्रवेश करती है। चौथा भाग होता है बीजांड काय। इसके बारे में यह भाग मृदुत्कीय कोशिकाओं का बना हुआ होता है तथा यह भाग अध्यावरण के द्वारा घिरा रहता है। बीजांड काय पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। 5वां भाग भ्रूणकोश। यह बीजांड की मुख्य संरचना होती है
तथा बहुकोशीय संरचना में यह पाया जाता है। धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लेसन नंबर 2 का जो 8वां पॉइंट है इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। 8वां हमारा जो पॉइंट है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, इसकी परिभाषा और इसके पश्चात इस चित्र के माध्यम से भ्रूणकोश का निर्माण किस प्रकार होता है इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा मेगास्पोर मदर सेल अर्थात एमएमसी से आशुत्री विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को 4 गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। एमएमसी के द्वारा आशुत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ये चारों गुरु बीजाणु एक सीधी रेखा में व्यवस्थित रहते हैं, जिन्हें गुरु बीजाणु जनन या गुरु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। ये चारों गुरु बीजाणु में से 3 गुरु बीजाणु, कोई भी 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें 3 अक्रिय गुरु बीजाणु कहा जाता है। ये तीनों ही अक्रिय गुरु बीजाणु आगे किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। चौथा गुरु बीजाणु आगे की प्रक्रिया में भाग लेता है, इसलिए उन्हें सक्रिय गुरु बीजाणु कहा जाता है और यही आगे चलकर भ्रूणकोश का निर्माण करता है। इस प्रकार पुष्पीय पौधों में एक गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु कहा जाता है। एक बार पुनः हमारे 8वां पॉइंट को दोबारा से रिपीट करता हुआ, गुरु बीजाणु जनन, पहले इसकी परिभाषा और चित्र के माध्यम से कि एमएमसी के द्वारा भ्रूणकोश का निर्माण किस प्रकार होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका आशुत्री विभाजन के द्वारा 4 प्रकार के यानी 4 गुरु बीजाणु का निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। इन चारों गुरु बीजाणु में से कोई भी 3 गुरु बीजाणु आगे की प्रक्रिया में कोई भाग नहीं लेते हैं, जो आगे चलकर ये नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इन्हें अक्रिय गुरु बीजाणु कहा जाता है। जबकि चौथा गुरु बीजाणु आगे की प्रक्रिया में भाग लेता है, अर्थात यह क्रियाशील रहता है और भ्रूणकोश का निर्माण करता है। इस प्रकार पुष्पीय पौधों में या आवर्तबीजी पौधों में एक गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु कहा जाता है। इसके पश्चात इसी पॉइंट के अंदर हमारा जो अगला बिंदु है, जो मोस्ट है, महत्वपूर्ण है, भ्रूणकोश, इसी का दूसरा नाम है मादा युग्मकोद। मादा युग्मकोद विधि, मादा युग्मकोद विधि। इसकी संरचना तथा कई बार एग्जाम के अंतर्गत ये पूछ लिया जाता है कि परिपक्व भ्रूणकोश का केवल नामांकित चित्र बनाइए। इसी पर दूसरा प्रश्न बनता है मादा युग्मकोद विधि की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। आवर्तबीजी पौधों में मादा युग्मकोद विधि एक अंडाकार बहुकोशीय संरचना होती है, जो बीजांडकार में धसा रहता है। परिपक्व भ्रूणकोश के निम्न
तीन भाग होते हैं। पहला भाग होता है अंड समुच्चय, अंडे समुच्चय। दूसरा जो भाग होता है प्रतिमुखी कोशिका, एंटीपोडियल सेल्स। तीसरा जो भाग होता है द्वितीय कोशिका। इनके बारे में पहले अंड कोशिका या अंड समुच्चय, इसी का दूसरा नाम है अंड उपकरण। देखिए, अंड कोशिका प्लस सहायक कोशिका, ये अंड कोशिका और सहायक जो कोशिकाएं, इन दोनों को सम्मिलित रूप से अंड समुच्चय या अंड उपकरण कहा जाता है। अर्थात अंड सेल प्लस सहायक सेल्स इज इक्वल टू अंड समुच्चय या अंड उपकरण। इसके बारे में नंबर 1 पर अंड समुच्चय। परिपक्व भ्रूणकोश में बीजांड द्वार की ओर 3 असमान आकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिन्हें अंड समुच्चय या अंड उपकरण कहा जाता है। इन 3 असमान आकार की कोशिकाओं में मध्य भाग की कोशिका आकार में बड़ी होती है, जिसे अंड सेल या मादा युग्मक कहते हैं। इसके पार्श्व में 2 समान आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ये भी अगुणित होती हैं, जैसे अंड कोशिका थी, ये भी अगुणित होती है, और इसके पास में जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, ये भी अगुणित होती हैं। इसी का दूसरा भाग है प्रतिमुखी कोशिकाएं। परिपक्व भ्रूणकोश में निभाग की ओर 3 समान आकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है। ये कोशिकाएं भी अगुणित होती हैं। तीसरा भाग होता है द्वितीय कोशिका। ये कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है तथा इनमें उपाशित जो केंद्रक होते हैं, वे ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं। इनके द्वारा, इनके संयोजन से द्वितीय केंद्रक का निर्माण होता है। इस प्रकार परिपक्व भ्रूणकोश में 8 केंद्रक व 7 कोशिकाएं उपाशित रहती हैं। इस प्रकार पुष्पीय पौधों में परिपक्व भ्रूणकोश 8 केंद्रीय व 7 कोशिकीय युक्त संरचना में पाया जाता है। एक बार पुनः इसी को लेसन नंबर 2 का 8वां और 9वां जो पॉइंट है, इसको रिपीट करता हुआ 8वां हमारा जो पॉइंट है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से यानी एमएमसी से, मेगा स्मॉल मदर सेल्स, एमएमसी से अर्धसूत्र विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ये चारों गुरु बीजाणु एक सीधी रेखा में व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए इन्हें गुरु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। इन चारों गुरु बीजाणु में से 3 गुरु बीजाणु आगे की प्रक्रिया में कोई भाग नहीं लेते हैं, अर्थात ये आगे चलकर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इन्हें अक्रिय गुरु बीजाणु कहा जाता है। जबकि चौथा गुरु बीजाणु जो आगे की प्रक्रिया में भाग लेता है, उन्हें क्रियाशील गुरु बीजाणु कहा जाता है और भ्रूणकोश का निर्माण करता है। इस प्रकार एक गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार पुष्पीय पौधों में एक गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणुज कहा जाता है। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाता हुआ हमारा 9वां जो पॉइंट है भ्रूणकोश की संरचना, अर्थात इसी का दूसरा नाम है
मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद की संरचना महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है। परिपक्व भ्रूणकोश का केवल नामांकित चित्र बनाइए, या दूसरा प्रश्न इसके आ सकता है इसके अनुसार मादा युग्मकोद्भिद की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बारे में आवर्तबीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद अंडाकार बहुकोशिकीय संरचना में पाया जाता है, जो बीजांडकाय में धंसा रहता है। पुष्पीय पौधों में परिपक्व भ्रूणकोश के निम्न 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है अंड समुच्चय, इसी का दूसरा नाम है अंड उपकरण। दूसरा भाग प्रतिमुखी कोशिकाएं और तीसरा भाग द्वितीय कोशिका। वापस नंबर 1 को स्पष्ट करता हुआ, अंड समुच्चय परिपक्व भ्रूणकोश में बीजांड द्वार की ओर 3 असमान आकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे अंड समुच्चय या अंड उपकरण कहते हैं। ये तीनों असमान आकार की कोशिकाओं में से सबसे मध्य भाग की जो कोशिका होती है आकार में बड़ी होती है, जिसे अंड कोशिका कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम होता है मादा युग्मक। अंड कोशिका अगुणित होती है। अंड कोशिका के पार्श्व में 2 समान आकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें सहायक कोशिका कहते हैं। ये भी अगुणित होती हैं। दूसरा भाग होता है प्रतिमुखी कोशिकाएं। परिपक्व भ्रूणकोश में निभाग की ओर 3 समान आकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडियल सेल्स कहा जाता है। ये भी अगुणित होती हैं। इसी का तीसरा भाग है द्वितीय कोशिका। परिपक्व भ्रूणकोश में यह कोशिका आकार में बड़ी होती है। इसमें उपस्थित केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं तथा इनमें विभाजन के फलस्वरूप द्वितीय केंद्रकों का निर्माण होता है। ये इस प्रकार परिपक्व भ्रूणकोश में विभाजनों के द्वारा 8 केंद्रक व 7 कोशिकीय संरचनाएं बन जाती हैं। अर्थात परिपक्व भ्रूणकोश 7 केंद्रक व 8 कोशिका युक्त होता है। इस प्रकार आवर्तबीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद 8 केंद्रकीय व 7 कोशिकीय युक्त पाया जाता है। धन्यवाद।